आज कमाए कि मुझे कम दिख रहा है? हैं? अच्छा, 9 बजे से आएंगे बाकी सब? हैं? हाँ, इससे ज्यादा तो कल ले आ गए थे। हैं? अच्छा, आज राजस्थान दिवस है। हैं? अच्छा, कहीं भी घूमने जाओ वहाँ फ्री है यही? स्प्रिंग बोर्ड भी है? यहाँ फ्री नहीं है? हैं? कहीं यहाँ फ्री करा दो तो एक दिन यहाँ फ्री करा देंगे, क्या हो जाएगा? हैं? चलो कोई बात नहीं, तो आप भी घूमने जाना है ना? आप भी समय से ही फ्री हो जाओगे। फिर राजस्थान भ्रमण देख कर तो आए। हवा महल में हवा आती भी है कि नहीं? हैं? आती है क्या? अंदर से कैसा है वो? कि, कि बाहर से ही ठीक है, अंदर उसमें कुछ है या नहीं भी है? और उसमें हवा आती भी है, नहीं आती है? आती है तो कहाँ से आती है, क्यों आती है, कैसा बना हुआ है? हमको तो सिर्फ झरोका ही झरोका नजर आते हैं बाहर से तो, है ना? और जगह भी नहीं है कि ढंग से फोटो खींच सके। हैं? पड़ोसी की दुकान में चाय पीने जाना पड़े तो फोटो खींचे, ऐसे ही ना? जंतर मंतर भी देखना है, ये क्या है जंतर मंतर में? हम्म? घड़ी होती है एक जंतर मंतर में बस, और कुछ नहीं। चल, धूप घड़ी होती है, धूप घड़ी तो आसान होती है ना। दो लकड़ी घड़ी कर दो, समय आ जाता है उस समय, तो यही तो है। चलो आ जाते हैं समास पर। अच्छा, अभी तो आ रहे हैं क्या? संबंध तत्पुरुष समास है ना, एक दो उदाहरण और छूट गए थे इसके। का की के का लोप होता है, यही था ना? संबंध तत्पुरुष समास। का की के का लोप होता है, यही चल रहा था। राजसभा, राजभाषा, राज्य की भाषा। यहाँ राजा की भाषा नहीं, याद रखना, ठीक है? राजसभा, राजा की सभा, राजमाता, राजा की माता, लेकिन राजभाषा, राज्य की भाषा जो राज्य में सबसे अधिक बोली जाती है, ठीक है, प्रयुक्त की जाती है, वही होती है राष्ट्रपिता। राष्ट्र का पिता। अब हमने विग्रह कर दिया राष्ट्र का पिता है जो वह है, तो महात्मा गांधी, एक अन्य अर्थ भी निकल कर आता है, फिर बहुब्री में भी पहुंच जाता है, ठीक है? सेना अध्यक्ष, सेना का अध्यक्ष, सेना का अध्यक्ष। सौर मंडल, सौर का मंडल। बैच कितने बजे शुरू हो जाए, विलम्ब से आने की परंपरा थोड़ी छूटेगी। जो 1 बजे चलता है उसमें भी विलम्ब से आते हैं, तो आप ऐसे आश्चर्य की बात नहीं है। आप घूर के नहीं देखेंगे इनको, कि जैसे ये वही सब इंस्पेक्टर हैं जिनको कांस्टेबल ढूंढ रहे थे, इस नज़र से आप नहीं देख सकते, है ना? हमारे यहाँ 1 बजे जो बैच शुरू होता है उसमें भी एक क्रम जारी रहता है, तो भारतीय परंपरा है, उसका त्याग हम नहीं कर सकते विलम्ब से आना। जबकि ये कब के काम है, सिलेक्शन के बाद के, कि सिलेक्शन हो गया तो खूब विलम्ब से आओ, कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। वो काम आप पहले करने लग जाते हैं, गड़बड़ है। चले आगे।
अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास लिखेंगे। इस समास में अधिकरण कारक चिन्ह क्या होता है? पे भी होता है क्या? मैं पेपर पढ़ते हुए थे ना, कोई एक वाक्य जिसमें पे आता है। मेज पे पुस्तक, छत पे नानी। तो मेज पर, छत पर पे नहीं होता। हम क्षेत्रीयता को लेकर पे बोल देते साहब, हमारे गांव में तो ऐसे ही बोला जाता है। तो गांव तक सीमित रखना, आरपीएससी नहीं मानेगी। मैं पर का लोप होता है। अधिकरण कारक चिन्ह में पर का लोप होता है। जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। जलमग्न, जल में मग्न। जल में मग्न, डूबा हुआ। युद्धरत, युद्ध में रत। लीन, संलग्न, लगा हुआ। युद्ध में रत, लीन, संलग्न, लगा हुआ। आप बीती, आप पर बीती, स्वयं पर बीती। कहते ना आप बीती घटना सुनाओ। जो गांव में आप बीती घटना ताऊ सुनाता था, भूत मिलता था, बीड़ी मांगता था, है ना? ये तो हर गांव में एक ताऊ होता है जिससे एक भूत ने बीड़ी मांगी है, कुश्ती भी लड़ी है। होता है ना? भूत होते हैं क्या? हैं? होते हैं, है ना? भानगढ़ जाकर देखना, पता लग जाए। हैं? नहीं है कुछ भी। 7 बजे के बाद जाना तो पता लग जाएगा। होते हैं ना? और वहाँ साधु मिलते हैं जिनकी गर्दन नहीं होती। ऐसे भी साधु मिलते हैं वहाँ जिनकी गर्दन नहीं होती और सब काम कर रहे होते हैं। ठीक है। तो आप बीती, स्वयं पर बीती, है ना? जिसके पैर नहीं होते, देशाटन। देश में अटन, भ्रमण। देश में अटन, भ्रमण, घूमना। कवि पुंगव, पुंगव बोलते हैं श्रेष्ठ को। कवियों में पुंगव, श्रेष्ठ। कवियों में श्रेष्ठ, पुंगव बोलते हैं श्रेष्ठ को। दही वड़ा, विग्रह पूछा जाता है। दही में
डूबा हुआ बड़ा, बड़ा का अर्थ डूबना भी होता है ना। बच्चे जब बहुत अधिक शरारत करते हैं तो माताएं अक्सर ये कहती हुई पाई जाती है, कहीं जा बढ़, कुआ पोखर में जाकर डूब जा, ना। तो बड़ा का अर्थ डूबना भी होता है। दही में डूबा हुआ बड़ा, विग्रह पूछा जाता है इसका। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल बोलते हैं पटरी को, रेल बोलते हैं पटरी को, और उसके ऊपर जो आती है वो गाड़ी होती है, और हम कहते हैं रेल आ रही है। कहाँ से आ रही है? वो तो सरकार ने पहले ही बिछा रखी थी। आती तो गाड़ी है। रोजमर्रा के जीवन बोल देते, आटा पिसा लाए। अब आटे का भी क्या पिसा है? नल आ गए। कहाँ से आए? वो तो पहले ही बांध के पटक रखा है ना। हाँ, जयपुर भी आ गया। जयपुर आ गया ना। कहाँ आया था? कहीं नहीं आया। आता तो हम हमारे गांव ले जाते, है ना। पर रोजमर्रा के जीवन में हम बोल दिया करते हैं। ठीक है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया ना, मैंने बताया था कि सभी बुकों में ऐसा लिखा हुआ है ना। जबकि बुक, बुक्स, एक वचन, बहुवचन। तो हम हिंदी के नियम अंग्रेजी के शब्दों में लगा जाते हैं, खूब स्थिति ऐसी होती है। अश्व आरूढ़, अश्व पर आरूढ़, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार, अश्व घोड़ा आरूढ़ सवार। अश्वारोहण, अश्व पर आरोहण सवार। आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास, स्वयं पर विश्वास। जिस दिन हो गया उसी दिन सिलेक्शन हो जाए। होता तो रोज है, सब पर टूट जाता है। मैं कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, है ना। पर करना नहीं चाहता और बीच में छोड़ देते हैं। कविवर, वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, कवियों में वर, श्रेष्ठ। कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य में निष्ठा। ये तो कहा जाता है अपना कार्य ईमानदारी से करते चलो, सब कुछ मिलता चला जाता है। बस अपने कार्य के प्रति वफादार रहो, बस खूब दंगे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा सुबह 3 बजे जगे और 6 बजे तक पढ़ ली, फिर सारा दिन आपका कहीं घूमो, पूरा शहर, चाहे हवा महल जाओ चाहे जंतर मंतर, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जगो 3 बजे ना। 3 बजे जगते हैं और 3 ही मिनट पढ़ते हैं, फिर जय माता की, जय माता की हो जाता ना सर। हाँ, वही तो होता है। मतलब 3 बजे जगो और अपनी बुर्स उठाओ, पेस्ट करो, तो 5 मिनट तक खोपड़ी ले, तो नींद अपने आप गायब हो जाए। और फिर जूते पहन लो, जूते भी फीते वाले, सड़ू वाले, अब पढ़ लोगे।
क्योंकि जूते पहनोगे तो बिस्तर में नहीं जाओगे, और बिस्तर में नहीं जाओगे दोबारा नहीं सोओगे। तो आप 3 घंटे में 6 घंटे का काम कर चुके। सुबह के 3 घंटे, रात के 6 घंटे पढ़ने के बराबर होता है। सुबह सुबह ये खाली होता है, इसमें जो डालोगे वो जाएगा। ठीक है। और रात अधिकांश, ज्यादातर जो छात्र होते हैं वो रात में लेट तक पढ़ते हैं। सारे दिन की खिचड़ी इसमें है, क्या डालोगे, और जगह ही नहीं, सब बाहर निकल कर जाता है। तब स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम रीडिंग कर रहे हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं। अगले ऊपर वाले 8 पंक्तियों में क्या लिखा था यही याद नहीं रहता था। तो सुबह जल्दी जगो, बाकी सब ठीक होता चला जाता है। कूप मंडूक। कूप में मंडूक, कूप बोलते हैं, मंडूक बोलते हैं मेंढक को। किसे बोलते हैं कूप मंडूक? अल्प ज्ञानी, अल्प ज्ञानी। ठीक है। और उसकी स्थिति क्या होती है? जानूना और मानूना। उसकी स्थिति यही तो होती है, जानूना और मान। ना तो वो किसी की जानता है, ना तो कुछ जानता है, और ना किसी की मानता है, मानता ही नहीं। दो बालक हैं, शर्त लगाते हैं, एक कहता है 2 और 2 4 होते हैं, एक कहता है 2 और 2 5 होते हैं, और दोनों में शर्त लग जाती है। जो कहता है 2 और 2 5 होते हैं, वो घर जाकर पिताजी को ये बात बताता है कि मेरी उससे आज शर्त लगी। कि क्या शर्त थी? वो कह रहा था 2 और 2 4 होते हैं, मैंने कहा 2 और 2 5 होते हैं। तो पिताजी कहते बेटा आज तो तू हार गया, 2 और 2 तो 4 ही होते हैं। कि हारूंगा तो जब मानूंगा, मानूंगा ही नहीं तो क्यों हारूंगा। ठीक है। नरोत्तम, नरों में उत्तम, श्रेष्ठ। नीति निपुण, नीति में निपुण। आपने कोई नीति बनाई, उसके प्रति आप वफादार रहे, काम करते रहे, आप भी चतुर हो गए। निपुण बोलते चतुर को, आप भी चतुर हो गए। पराश्रित, पराश्रित, पर आश्रित, पर आश्रित, दूसरे पर आश्रित। पुरुषोत्तम, कौन सी संधि लिखाया था मैंने? नरोत्तम, पुरुषोत्तम, गुण संधि, गुण संधि में लिखा हुआ है। चला गया। पेट दर्द, पेट में दर्द 8वीं क्लास तक हुआ करता था। सिर दर्द और पेट दर्द दो ही बीमारी होती थी 8वीं क्लास तक, जो छुट्टी के बहाने हुआ करते थे, या गृह कार्य जब हम नहीं कर पाते थे, होमवर्क, तब पेट में दर्द हो जाता था। कि क्यों नहीं किया साहब, पेट दर्द हो गया, सिर दर्द हो गया। खांसी जुकाम बुखार तो कहे नहीं, ये तो सब दिखे। अब पेट दर्द दिखे नहीं, तो पेट में दर्द। और फिर अध्यापक सही भी कर दिया करता था, एक इंजेक्शन लगाता था और सब सही। भूमिगत, भूमि में गत, गया हुआ।
आते थे ना गाँव में पहले साइकिल चलाने वाले, जो 5-5 7-7 दिन साइकिल चलाते थे लगातार, और फिर वो 24 घंटे के लिए जमीन में चले जाया करते थे, और 24 घंटे बाद। आजकल ऐसे खेल हैं क्या? नहीं है, बहुत कम है, कहीं भूला भटका, नहीं तो है ही नहीं। ठीक है। मोटरसाइकिल चलते थे उनके ऊपर से, मोटा सा पत्थर, है ना, ट्यूबलाइट भी तोड़ देते। और आज छोटा सा ही पत्थर मारो तो गुस्सा आ जाए। मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। लोकप्रिय, लोक में प्रिय, लोक संसार। वनवास, वन में वास। व्यवहार कुशल, व्यवहार में कुशल। तो मनुष्य व्यवहार कुशल हो जाए तो जीवन आसानी से व्यतीत हो जाए। अब व्यवहार ही तो गड़बड़ाता है, छोटी सी बात पर तो गुस्सा आ जाए, पड़ोसी ने बैठने नहीं दिया आज, है ना। हर फन मौला, प्रत्येक कार्य में दक्ष। हर फन मौला, प्रत्येक कला में दक्ष। ऑलराउंडर जैसे कहते हैं, वही होता है हर फन मौला। कुछ भी करवाओ, बॉलिंग कराओ, बैटिंग कराओ, फील्डिंग कराओ, कप्तान हटवाओ, ट्रॉफी हार जाओ, सब काम करने में तत्पर रहते जो, है ना। अरे बहुवीरी नहीं बनाना है अभी तो, तत्पुरुष। चले आगे। नहीं बल लगा। प्रत्येक कार्य में दक्ष। अब तक जो लिखा वहां तक प्रश्न पूछे जाते हैं, सब राजी को सीकर कराते हैं, है ना। अब यहां से एक उदाहरण तो यहां से आता है, और एक उदाहरण यहां से आता है, ये गड़बड़ कर जाते हैं। यहां से आता है, इसमें से नहीं आता। उदाहरण जो है एक एक यहां से भी पूछे जाते हैं और गड़बड़ हो जाती है। अलोक तत्पुरुष समास, ये तत्पुरुष समास के और भी वेद हैं, जो भी आपने कारक के अनुसार पढ़े थे, 6 वेद, उनके अनुसार, उनके अलावा ये 4 वेद और होते हैं। अलोक, लुक का अर्थ होता है छुपना, गायब होना, लोप। ठीक है। और ए का अर्थ होता है अभाव, रहित, मतलब जिसमें कारक चिन्ह का लोप नहीं होता है, जिसमें विभक्ति चिन्ह का लोप नहीं होता है, वे होते हैं।
मतलब ये जो उदाहरण होते हैं सब संस्कृत के होते हैं, और इनमें जो हमारा पद होता है प्रथम पद, उसमें कारक चिन्ह भी, विभक्ति चिन्ह भी समाहित होता है, लिखा हुआ होता है। अब इसके लिए शब्द रूप याद होना अनिवार्य होता है। संस्कृत में पढ़े थे कभी राम शब्द के रूप? राम रामो, याद है धुंधला? किस किस को याद है राम शब्द के रूप? एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ। राम की तृतीया का बहुवचन क्या होता है? क्या होता है? तृतीया का बहुवचन भूल गए? रामई। याद है कि नहीं? सप्तमी का एक वचन रामे। याद है कि नहीं? नहीं है। अच्छा, एक हलंत भी होता था, अकारांत आकारांत इकारांत उकारांत स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ये सब हम याद करते थे। हलंत भी होता था। प्रथमा द्वितीया तो लगभग सबको याद होती थी, कहानी तृतीया से शुरू होती थी। ठीक है। और उसका एक नियम होता था, आ ए दो विसर्ग ई। तृतीया में आ की मात्रा, चतुर्थी में ए की मात्रा, पंचमी षष्ठी में विसर्ग, और सप्तमी में ई की मात्रा। आए दो विसर्ग ई, और सारे शब्द रूप इनसे फिर याद हो जाते थे आसानी से। ठीक है। अब हम कहते हैं युधिष्ठिर, युधि स्थिर, तो ई की मात्रा है, और ई की मात्रा कहाँ गई? अभी मैंने आपको बताया सप्तमी में। अब कारक याद है? सप्तमी का कारक कौन सा होता है? अधिकरण। कर्ता, याद है ना? कर्ता ने कर्म को करण से संबंध, और अधिकरण में पर, सप्तमी में होता है मैं। तो युधिष्ठिर, युद्ध में, तो युद्धि में मैं लिखा हुआ है, तो उसमें कारक चिन्ह का लोप नहीं हुआ है। अलोप, कारक चिन्ह का लोप नहीं हुआ है। युद्धि, युधिष्ठिर है तो युद्धि यानी युद्ध में, तो कारक चिन्ह उसमें लिखा हुआ है, लोप नहीं हुआ है। ये सब उदाहरण इसके होते हैं। ठीक है। 10-5 है, पढ़ेंगे बस। और भूलावट का कोई आ जाए तो ठीक, नहीं तो प्रश्न तो यहाँ से आते हैं। मैंने आपको बताया था अव्ययभाव समास, और अव्ययभाव समास में उपसर्ग, लेकिन लिखा था अभावात्मक नकारात्मक विशेषणात्मक को छोड़कर। तो विशेषण वाले तो सब कहाँ चले गए? कर्मधारे में। विशेषण वाले तो कहाँ गए? कर्मधारे में। अब नकारात्मक यहाँ आते हैं, जिसमें ए, अन, ना, ये तीन उपसर्ग काम में आते हैं। ये तीन उपसर्ग काम में आते हैं, और जब ये तीन उपसर्ग आ जाते हैं तो नंगे तत्पुरुष समास का ही उदाहरण होता है। और ये तीनों की तीनों नकारात्मक अभावात्मकता का बोध कराते हैं। ठीक है। अमर, जो कभी मरे ही नहीं, जो कभी मरे ही नहीं, वही तो अमर है। ठीक है। अनशन, अन, अनशन क्या होता है? भूख, भूख पर बैठना, वही तो होता था अनशन। ठीक है। नापाक, जो पाक नहीं है। पवित्र, पाक कैसे बोलते हैं? इसके सब उदाहरण इसमें आएंगे। तीन ही उपसर्ग याद रखने हैं। ये तीन उपसर्ग आ गए तो आप यहाँ पहुंच जाएंगे। बाकी के सब में कहाँ जाएंगे? अव्ययभाव समास में। और इसके उदाहरण पूछे जाते हैं। इसमें विशेष तौर पर आपको तीन ही याद रखने हैं। उपपद, दूसरा पद जो होता है वह प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त होता है।
दूसरा जो पद होता है वह प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त होता है। आप कहते हैं स्वर्णकार, सोने का काम करने वाला। चर्मकार, चर्म का काम करने वाला। ठीक है, तो ये ना के बराबर, कभी कोई नहीं गया पूछा, आगे भी नहीं पूछे जाएगा। अब यहां से आओ काम की बात, फिर यहां पर इसमें क्या लिखा है, लुप्त पद, यानी इसमें पद ही लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, पद ही हमें दिखाई नहीं देता है। विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह जो हैं उनके साथ साथ अन्य पद का भी लोप होता है। अभी आपने एक उदाहरण लिखा, ये तो आपका कारक चिन्ह है, इसका लोप तो है ही। बाकी का मूल शब्द हमारा जो है, इसमें दो ही तो पद हैं, एक दही एक बड़ा। ठीक है, अब इनके मध्य में विभक्ति चिन्ह कारक चिन्ह का ही लोप होना चाहिए था, जो ये है, लेकिन इसके साथ साथ इन पदों का भी लोप है। लुप्त पद, पद भी जिसमें लुप्त होते हैं। आपने अभी लिखा रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, तो चलने वाली, इन पदों का भी लोप है। इन पदों, अब ये उदाहरण आपके सामने आता है, इसमें समास पूछा जाता है तो लुप्त पद होता है, और लुप्त पद तत्पुरुष ऑप्शन में नहीं है, तब आप अधिकरण के साथ जाएंगे। याद रखना, यदि दोनों ऑप्शन में हैं, दोनों ऑप्शन में हैं, तब आप यहीं आएंगे। समास के बारे में एक बात शुरू से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि बहुब्री समास को वरीयता दी जाती है। कोई उदाहरण आ गया, उसमें समास पूछा, घनश्याम आ गया, कर्मधारय भी ऑप्शन में आया, बहुब्री भी ऑप्शन, तो स्वाभाविक सी बात है हम किसको वरीयता देंगे, बहुब्री को। ठीक है, यदि कोई उदाहरण बहुब्री में भी है और तत्पुरुष के इन भेदों में भी है, तो तत्पुरुष को बहुब्री से ज्यादा वरीयता मिलती है, याद रखना। वाचस्पति, वाणी का स्वामी, कहाँ जाएंगे, बहुब्री में। लेकिन जब ऑप्शन में ये आएगा तो इसमें भी आएंगे। कैसे आएंगे, ये अभी हम उदाहरण लिखेंगे तब उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये चार तो नाम लिखो पहले, फिर मैं एक एक करके सारे आपको लिखाता हूँ, तो आपके समझ में आता हुआ चला जाएगा। समझ में जो नहीं है उसको छोड़ देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें शब्द रूप याद नहीं है। अब शब्द रूप याद नहीं है तो हो सकता है हमारे समझ में नहीं है, लेकिन वो उदाहरण विशेष है, 10-5 ही हैं, उनको फिर आप याद रख लेना। इनकी चर्चा सब इंस्पेक्टर में होती है, इनकी चर्चा एलडीसी में भी होती है, बाकी के कंपटीशन में इनकी चर्चा ही नहीं होती, क्योंकि वहाँ प्रश्न बहुत कम होते हैं, हमारे प्रश्न बहुत ज़्यादा होते हैं। प्रश्नों की संख्या होती है 100, जब उसे 100 प्रश्न बनाने होते हैं तो वो हर बिंदु को उठाता है, कुछ नहीं छोड़ता।
हो गया? चार नाम ही लिखने, बाकी कुछ मत लिखो, बाकी सब आ जाएगा दोबारा। अलुक तत्पुरुष, नंगे तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, लुप्त पद तत्पुरुष। पहला है आपका अलुक तत्पुरुष समास। मैं बोलूंगा, आप लिखेंगे। अलुक तत्पुरुष समास। जिस समास में कारक चिन्ह, मैं बोलूंगा आप लिखेंगे, जिस समास में कारक चिन्ह पूर्ण रूपेण लुप्त न होकर, पूर्ण रूपेण लुप्त न होकर विभक्ति के रूप में, विभक्ति के रूप में उपस्थित रहता है, विभक्ति के रूप में उपस्थित रहता है, उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। देखो, हिंदी में कारक है, संस्कृत में विभक्ति है। कारक चिन्ह पूरी तरह से अनुपस्थित नहीं है, विभक्ति के रूप में वह हमेशा बना रहता है। ठीक है? जैसे अब देखो, बाद में उतार लेना, एक बार बोर्ड पर आपने लिखा सरसेज। सरसेज दो पद हैं, एक सरस, मनसिज है, मनसिज एक, मनसी और एक जय। अभी बताया, आए दो विसर्ग ई, और ई की मात्रा होती है सप्तमी में। ई की मात्रा क्या होती है? सप्तमी, और सप्तमी में कारक होता है मैं। तो इसमें ये जो मैं है, ये यहां लिखा हुआ है, ये विभक्ति के रूप में यहां प्रस्तुत है, लिखा हुआ है। ठीक है? यानी अलुक, छुपा हुआ नहीं है, दिखाई दे रहा है। ठीक है? आपने लिखा अंतेवासी, अभी बताया मैंने रामे, सप्तमी में एक वचन, याद है ना धुंधला सा? रामे, रामयो, रामेशु। किस किस को याद है? एक दो को तो याद है धुंधला सा, राम शब्द के रूप याद नहीं है? अरे इनको तो रटते थे बुरी तरह से, रटते थे ना, और याद अब भूल गए सब, पहले को भी याद थे, है ना? तो यही स्थिति यहाँ सब में होती है। ठीक है? वाचस्पति, वाणी का पति, स्वामी, वाचस, यहाँ विभक्ति है, यहाँ विभक्ति है। ठीक है? युधिष्ठिर, यहाँ विभक्ति है, ये याद रखना। इनमें शब्द रूप हमें याद होते हैं तो हम इन्हें आसानी से पहचानते हैं। अगर याद नहीं होते तो आप ये दो चार पांच उदाहरण है, इनको याद कर लेना, गलती से पूछ सकता है। बाकी का अब तक यहाँ से नहीं पूछे, कहाँ से पूछेगा? नंगे तत्पुरुष और लुप्त पद। ठीक है? अब ये लिखेंगे, जैसे
चले आगे। हो गया बोर्ड पर अभी भी कोई? ये बाएं हाथ से लिखने वाले पीछे रह जाते हैं हमेशा। धनंजय। धनम। धुरंधर। धुरम। खेचर। खे। बनेचर। बने। ये सब विभक्ति है। ये सब कारक है। ये सब विभक्ति है। धनम। खे। बने। ठीक है। वन में। आकाश में। धुरी में। धन कुबेर को जय करने वाला। क्या हो गया? ये बिंदी है। चले आगे। आधे से तो स्टेप नहीं बदलने के चक्कर में भी लेट हो जाते हैं, है ना। अब लाल से लिखेंगे, अब नीले से, अब पीले से, अब काले से। अरे लिखना कुछ भी नहीं है, वहाँ निश्चित क्षेत्रफल का गोला मिलेगा और वो भी एक ही कलर से नीला करना है। ऐसे तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में लिखते थे, अब लाल पेन से हेडिंग डाली, नीले से ऐसा लिखा, हरे से चित्र बनाया, ऐसे होते थे ना। हैं?
क्या हो गया? धनंजय। हम्म। हाँ, अब इसमें आएगा तो पहले ये आएगा, याद रखना। यहां से उदाहरण 5 7 ही तो लिखे, इनको आप याद रख सकते हैं, वही अगर पूछेंगे तो। यहां से उदाहरण सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, लिखेंगे। इस समास में रहेंगे तत्पुरुष समास। इस समास में ए, अन और ना, ए, अन और ना उपसर्ग का प्रयोग होता है जो। ए, अन, ना उपसर्ग का प्रयोग होता है जो नकारात्मक अर्थ प्रकट करता है। नकारात्मक अर्थ प्रकट करता है। जैसे, अब देखो, उपसर्ग, समय उपसर्ग है, और जो किसका बोध करा रहे हैं? न का, अनस्वर, न नस्वर होने वाला, न नष्ट होने वाला, जो कभी भी नष्ट नहीं होता है। अमिट, न मिटने वाला, जो कभी नहीं मिटता है। अधीर, न धीर रखने वाला, जो धैर्य धारण नहीं कर पाता है। अधीर। अव्यय, न व्यय होने वाला, जो कभी खर्च नहीं होता है। अव्यय। अमर, न मरने वाला, जो कभी नहीं मरता है। ठीक है, बता रहे हैं। हो गया, चले आगे। उपसर्ग, ना, ना, ए, अन, ना, ना, अन। ठीक है, ना, वही अर्थ, सब में, सब में वही अर्थ। ठीक है, ना पाक, नहीं है पाक जो, पाक यानी पवित्र, पवित्र। ठीक है, ना पसंद, नहीं है पसंद जो, किसी को पसंद नहीं, ना पसंद। असभ्य, नहीं है सभ्य जो। अनासक्त, आसक्ति से रहित, अनासक्त, आसक्ति से रहित।
नालायक, नहीं है लायक जो, ना गवार, ये अलग अलग है। ना गवार, नागवार नहीं पढ़ना इसे, ना गवार, नहीं है जो गवारा, मंजूर। ठीक है। जो, अनशन, असन बोलते हैं भोजन को, भोजन से रहित, भोजन से रहित, तो ये अन, ये असन। आमरण अनशन होते थे ना गांधी जी के, तीन ही उपसर्ग हैं, यही याद रखने, ए अन ना। हो गया। उपपद तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, उपपद उत्तर पद, दूसरा पद। ठीक है। लिखेंगे, जब समस्त पद में उत्तर पद, जब समस्त पद में उत्तर पद दूसरा पद कोई सार्थक शब्द न होकर, कोई सार्थक शब्द न होकर प्रत्यय के रूप में प्रस्तुत होता है, प्रत्यय के रूप में प्रस्तुत होता है, उसे उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। प्रत्यय के रूप में प्रस्तुत होता है, प्रत्यय के रूप में प्रस्तुत होता है, उसे उपपद तत्पुरुष समास। अब ये जो दूसरे पद यहां लिखे हुए हैं, ये यहां पर सब प्रत्यय का काम करते हैं। ये सब प्रत्यय का, पादप, पाद बोलते हैं पैर, पै का अर्थ होता है पीना, तो पैर से पीने वाला पादप, इसका विग्रह पूछ लिया जाता है। पादप, तो दो पद, एक पाद दूसरा पै, पाद का अर्थ होता है पैर, पैर से यानी जड़,
पैर से मतलब सबसे निचला भाग, तो जड़, उससे पीने वाला। स्वर्णकार, स्वर्ण सोना, स्वर्ण का काम करने वाला। खग, खे बोलते हैं आकाश को, आकाश में गमन करने वाला। मैंने बताया था आपको खग शब्द अलग से भी। इसका अर्थ होता है आकाश, इसका अर्थ होता है गमन, इसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है आकाश में गमन, शाब्दिक अर्थ आकाश में गमन, और अर्थ होता है, तो शाब्दिक अर्थ और अर्थ दोनों में अंतर होता है। ठीक है। चर्मकार, चर्म का काम करने वाला। जलचर, जल में विचरण करने वाला। और नवचर, नभ में विचरण करने वाला। हो गया? बोर्ड पर है कोई? जलज, जल में जन्म लेने वाला, बहुब्री में भी जाता है। जल में जन्म लेता है जो वह, तब बहुब्री में भी जाता है। ठीक है। सुखदाई, सुख देने वाला। कृतज्ञ, कृत उपकार, ज्ञ मानने वाला, जानने वाला। शक्तिदायक, शक्ति को देने वाला। जलद, जल को देने वाला, ये भी बहुब्री में जाता है। बादल। ठीक है। लाभप्रद, लाभ प्रदान करने वाला। राजनीतिज्ञ, राजनीति को जानने वाला। हर मित्र मंडली में एक राजनीतिज्ञ होता है ना, जो तो मित्रों में ही राजनीति करता है। कट फोड़ता, काट को फोड़ने वाला। काट किसे बोलते हैं? लकड़ी को।
क्या हो गया? जल में जन्म लेने वाला, जल से नहीं, जल में। कठफोड़ता। हो गया? लुप्त पद तत्पुरुष, यहां से उदाहरण पूछे जाते हैं। लुप्त पद तत्पुरुष समास लिखेंगे। जब समस्त पद में लुप्त पद तत्पुरुष समास डैश कर, जब समस्त पद में कारक चिन्ह के साथ, कारक चिन्ह के साथ अन्य पद भी लुप्त हो जाते हैं, अन्य पद भी लुप्त हो जाते हैं, उसे लुप्त पद तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे लुप्त पद तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे पर्णशाला, जैसे पर्णशाला, पर्ण यानी घास, तिनका से बनी हुई शाला। ये कारक चिन्ह है, इसके साथ इन अन्य पदों का भी लोप है। तो कारक चिन्ह के साथ साथ अन्य पद भी जहां लुप्त रहते हैं, बनी हुई, तो ये भी लुप्त यहां पर है। पवन चक्की, दो पद हैं, एक पवन एक चक्की। अब ये तो हमारा क्या है? कारक चिन्ह, ठीक है। चलने वाली, इन पदों का भी लोप है। तो कारक चिन्ह के साथ साथ अन्य पद भी जहां लुप्त होते हैं, वहां लुप्त पद तत्पुरुष। इसको देखकर हंस रहे थे क्या? रसगुल्ला, ये दो पद हैं, और ये हमारा कारक चिन्ह है। इसके अलावा डूबा हुआ, इन पदों का भी लोप है, ठीक है। दो पद हैं, उनके मध्य में कारक चिन्ह, लेकिन उनके अलावा अन्य पदों का भी लोप। दही बड़ा, तो दही बड़ा, ये कारक चिन्ह, और इसके साथ साथ इन पदों का भी लोप। तुलादान, बोर्ड पर आओ। दो पद है, एक तुला एक दान, एक तुला एक दान, ये क्या है? कारक चिन्ह।
इन पदों का लोप है। तुला से बराबर दिया जाने वाला दान। अब तुला दान का मतलब क्या होता है? तुला किसे बोलते हैं? तराजू को। तो तराजू के एक पड़ले में, जैसे आज ब्लड डोनेट होता है ना, नेताजी का जन्मदिन आया, नेताजी को बैठाया, जितने किलो बटन वजन, जितने किलो उतने यूनिट ब्लड दान कर दिया। ठीक है। तो तुला के बराबर, तुला से बराबर तोलकर जो दान दिया जाता है वो तुला दान होता है। तो एक तरफ उस जो जिसके बराबर दान देना है और जो देना है, वे दोनों बराबर बैठाए जाते हैं। वन मानुष, वन मानुष में कारक चिन्ह और इसके साथ साथ रहने वाला। तो यहाँ कारक चिन्हों के साथ साथ अन्य पदों का भी लोप है, लिखेंगे। क्रम से ही लिखना है ना, पहले कहीं खाने पीने की चीज लिखेंगे, रसगुल्ला दही वल्ला, है ना। क्या? फिर कारक चिन्ह देख कौन सा है, उसके साथ पहुंचा दो। ये ऑप्शन में नहीं है तो जो कारक चिन्ह है फिर उसके साथ पहुंचा दो। हो गया? चल आगे, अभी वे बोर्ड पर। एक ने तो पड़ोसी की वजह से हाथ खड़ा कर दिया, सब पड़ोसी लिख रहा है, मैं तो लिख चुका। तुलादान दोबारा आ गया। गुरु भाई, एक ही गुरु से पढ़ा हुआ शिष्य या गुरु का पुत्र गुरु भाई कहलाता है। ठीक है। एक ही गुरु से पढ़ा हुआ शिष्य या गुरु का पुत्र, विग्रह पूछ लिया जाता है। बैलगाड़ी, के बैल से चलने वाली गाड़ी, मालगाड़ी,
माल को ढोने वाली गाड़ी। मधुमक्खी। मधु को एकत्र करने वाली मक्खी। चल आगे। स्वर्णहार। स्वर्णहार। सोने से बना हार। अश्रु गैस। अश्रु गैस। अश्रु को लाने वाली गैस। दही बड़ा। दोबारा आ गया ना। रेलगाड़ी नहीं आया। रेल गाड़ी। रेल पर चलने वाली गाड़ी। रेल बोलते हैं पटरी को।
चले आगे। क्या हो गया? क्या? हाँ, इस केस में लिखाया था यही होगा। क्यों होगा? नहीं होगा। द्विगु समास है। क्यों नहीं? फिर देगा ही नहीं, प्रश्न ही नहीं देगा पेपर में। देगा क्या? है? आपके घर में आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा? है? जो बात सही है तो वही तो बताऊंगा। हैं? सब में थोड़ी होता है। द्विगु समास। बोर्ड पर आ जाओ अब। द्विगु समास विग्रह कीजिए। समास का नाम बताइए। फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर 2005 में आया था। और मैंने आपको बताया 2005 में जो पेपर हुआ था उसमें कुछ प्रश्न तो ऐसे थे जो बिंदु विशेष में ही पूछे गए थे। संधि का विच्छेद पूछा गया था, विच्छेद का विच्छेद पूछा गया था, अयादि का विच्छेद पूछा गया था, उपसर्ग में उपसर्ग पूछा गया था, दिगु का समास विग्रह पूछा गया था। तो जो बिंदु विशेष हैं उनमें ही प्रश्न पूछ लिए गए थे, तो ये भी था वहां पर। दिगु प्रश्न था समास विग्रह कीजिए और समास का नाम। तो दो गायों का समूह दिगु कहलाता है। दो गायों का समूह दिगु कहलाता है और दिगु ही समास है। दो गायों का समूह दिगु और दिगु ही समास है। ठीक है, पूछा जा चुका है। गाय गरीब होती है इसलिए सब आक्रमण कर रहे थे। पिछली क्लास में हमारे मन में एक प्रश्न था कि सब दिगु पर ही आक्रमण क्यों कर रहे हैं। दोबारा, छह भाई, जायदाद का बंटवारा, छह समास, जायदाद का बंटवारा, दिगु के वट में संख्यावाची पद आए और दिगु संख्यावाची पदों के साथ बहुत अच्छी तरह से अपना जीवन यापन कर रहा था। अव्ययी भाव चलता है, दिगु के ऊपर आक्रमण करता है और कहता है दोनों पद संख्यावाची हुए और संख्याएं समान हुई तो मेरे साथ रहेंगी, फिर तेरा उदाहरण नहीं होगा। दोनों पद संख्यावाची और संख्याएं समान मेरे साथ रहेंगी, तेरा उदाहरण नहीं होगा। दिगु कहता है ठीक है ले जा। कुछ दिन के बाद द्वंद्व चलता है, दिगु पर आक्रमण करता है और कहता है दोनों पद संख्यावाची हुए और संख्याएं असमान तो मेरे साथ रहेंगी, फिर तेरा उदाहरण नहीं होगा। दोनों पद संख्यावाची और संख्याएं असमान तो मेरे साथ रहेंगी, फिर तेरा उदाहरण नहीं होगा। दिगु कहता है ठीक है तू भी ले जा। मैं तो एक ही पद संख्यावाची रख लूंगा, दो नहीं रखूंगा। दो रख सकता है क्या? नहीं। दो पद संख्यावाची रखता है, संख्याएं समान होती है, अव्यय भाव ले जाता है, संख्याएं समान होती है, द्वंद्व ले जाता है। अब एक पद संख्यावाची के साथ दिगु अपना जीवन यापन कर रहा था कि बहुब्री चलता है और दिगु के ऊपर आक्रमण करता है और कहता देख एक पद संख्यावाची है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन पद अद्वितीय नहीं होना चाहिए। एक पद संख्यावाची है यहां तक तो ठीक है, लेकिन पद अद्वितीय नहीं होना चाहिए। और यदि पद अद्वितीय बनता है तो फिर मेरे साथ रहेगा, तेरा उदाहरण नहीं होगा। एक ही पद संख्यावाची है लेकिन पद अद्वितीय तो कहां जाएगा? बहुब्री में। एक ही पद संख्यावाची है लेकिन पद अद्वितीय कहां जाएगा? बहुब्री में।
एक ही पद संख्यावाची है लेकिन पद अद्वितीय है, तो कहाँ जाएगा? बहुब्री में। तो बहुब्री दिगु के ऊपर आक्रमण करता है और कहता है एक पद संख्यावाची है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन पद अद्वितीय नहीं होना चाहिए, और यदि पद अद्वितीय होता है तो फिर मेरे साथ रहेगा, तेरा उदाहरण नहीं होगा। दिगु कहता है ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जो ले जाओ जो छोड़ जाओ, जीवन यापन तो फिर भी करूंगा, सुसाइड तो नहीं करूंगा। तो अब इसके पास क्या बचा? दिगु के पास एक पद संख्यावाची होता है और दोनों पद मिलकर किसी समूह का बोध कराते हैं। दोनों पद मिलकर किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, वहां दिगु समास होता है। एक पद संख्यावाची होगा, दोनों पद मिलकर किसी समूह या समुदाय का बोध कराएंगे, पद अद्वितीय नहीं होगा। ठीक है, लिखेंगे आप दिगु समास। उदाहरण समझते हुए चलेंगे। जिस समास में एक पद संख्यावाची हो, जिस समास में एक पद संख्यावाची हो या एक पद संख्यावाची हो और एक पद संख्यावाची और दोनों पद मिलकर किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हों। दोनों पद मिलकर किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हों, उसे द्विगु समास कहते हैं। दोनों पद मिलकर किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हों, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे उदाहरण लिखते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। जैसे दिगु, दो गायों का समूह, दो गायों का समाहार। देखो, समूह और समाहार दोनों का मतलब एक होता है। एग्जाम हॉल में आपको दोनों में से कोई सा भी शब्द देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो दो गायों का समूह या दो गायों का समाहार। बैलों कर दे तो दोपहर, दो पहरों का समूह, दो पहरों का समाहार। पहर कितने होते हैं? पहर कितने होते हैं? पहर कितने होते हैं? 8। 3 घंटे का एक पहर होता है और दिन में 24 घंटे होते हैं। बच्चे जब बहुत अधिक शरारत करते हैं तो माताएं अक्सर ये कहती हुई पाई जाती हैं, आठों पैर डोलता रहता है, पढ़ता लिखता कुछ है नहीं, तो फिर खाता और सोता कब है? इतना झूठ बोलने का अधिकार हिंदुस्तान में सुरक्षित है, माताएं बोल सकती है। ठीक है, तो दो पहरों का समूह, 8 पहर होते। दुपट्टा, दो पटों का समूह, दो पटों का समाहार। पट किसे कहते हैं? पट किसे कहते हैं? पट किसे कहते हैं? पट बोलते हैं किनारे को। पट बोलते हैं किनारे को। पट बोलते हैं किवाड़ को। पट बोलते हैं वस्त्र को। अनेकार्थक शब्द है।
पट बोलते हैं किनारे को, किवाड़ को और वस्त्र को। ठीक है, ध्यान दो। आपके गांव में जितने भी मकान हैं, जितने भी घर हैं, उनको ध्यान से देखना, सब में दो ही पट है। सब में दो ही पट है, जितने भी हैं। और अब जो बन रहे हैं उनमें एक पट है। तो ये दो ही पट है, ये दो जो हैं, ये संयुक्त परिवार की निशानी होती है। संयुक्त परिवार की निशानी होती है, जो ये कहती है कि दिन भर कहीं भी घूमो, खाने कमाने के लिए कहीं भी जाओ, लेकिन शाम को पट के समान आकर मिल जाओ। ये रहो एक साथ, चाहे काम अलग अलग करते रहो, लेकिन जैसे पट मिलते हैं ऐसे मिल जाओ। और आज एक हो गया, ये एकल परिवार की निशानी है। और आज आप देख रहे हैं जो मकान बन रहे हैं, उनमें मियाँ बीवी बच्चे, बाकी के सब ना तो भाई साथ में रहता है, ना मम्मी पापा साथ में रहते हैं, है जगह ही नहीं। तो अकेला ही खुल जा, अकेला ही बंद हो जा, कोई नहीं है तेरे साथ, है या नहीं। आज भी 2009 में मैंने मकान बनाया था अलवर में, तो वही जो चल रहा था आधुनिक दौर, एक पट। ठीक है, कारपेंटर लगा हुआ था, एक एक दरवाजे, और चाचा जी आ गए, जितने भी थे सब तो कर। गांव छोड़ के तो यहाँ आ गया, यहाँ से भी कहाँ जाएगा। गांव छोड़ के, सबको छोड़ के तो यहाँ आ गया, अकेला है, और यहाँ से भी कहाँ जाएगा। अब जयपुर आ गया, है ना। तो यहाँ जितने भी हैं, मैंने मकान में जितने भी हैं, सब में वही है। चाहे बुरे लगे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे पास, है नहीं, सब में दो। वो बात मेरे समझ में आएगी ना उस समय 2009 में, क्या इनका मतलब ये होता है। इनका मतलब ये होता है, तो मैंने सब में ही, सब ने कहा कि सर ये अच्छे नहीं लगते, ये चल, कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छे लगे या बुरे लगे। और फायदा दो में ही होता है, जगह ज्यादा मिलती है, कमरे में जगह ज्यादा मिलती है। दो खोलते हैं तो इतनी सी जगह चाहिए एक को खोलने में, एक इधर खुल गया, एक इधर, एक को तो पूरा घूम के आना पड़ता है। याद रखो, दो दुपट, दो पटों का समूह, दो पटों का समाहार, दुनाली। इसका तो विग्रह ही पूछा जाता है, समाज तो सब जानते हैं इसमें क्या होगा। दो नालियों का समूह, एक आपके घर के आगे, एक मेरे घर के आगे। नालियों में झगड़ा कैसा होता है। नालियों पर झगड़ा, गांव में तो खोपड़ी तक फूट जाती है कि पानी आया ही कैसे इधर, होता है या नहीं। और विग्रह होता है, दो नलियों का समूह, दो नलियों का समाहार। दो नाली बोलते हैं बंदूक को, बैंक के मुख्य दरवाजे पर पाई जाती है ना, दो नाली लेके खड़ा होता है ना। ठीक है, तो दो नलियों को, नालियों का नहीं, इसलिए पूछा जाता है। दो नलियों का समूह, नालियों का नहीं। त्रिफला, तीन फलों का समूह, तीन फलों का समाहार। कई गाइड में बहुब्री में लिखा हुआ है, और अधीनस्थ बोर्ड मानता है द्विगु समास, होता भी द्विगु है। पटवार प्री 2016 में पूछा गया था। ठीक है, त्रिफला, तीन फलों का समूह, तीन फलों फलों का समाहार। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह, तीन भुजाओं का समाहार। त्रिवेणी, तीन वेणियों का समूह,
तीन वेणियों का समाहार। वेणी क्या होता है? तीन वेणियों का समूह वेणी बोलते हैं। वेणी बोलते हैं। वेणी बोलते हैं चोटी को, जो महिलाओं के पीछे पाई जाती है, जिसमें तीन लहर होती हैं। वो एक के ऊपर एक किस कदर गुथी हुई होती है, पता नहीं चलता कौन सी दिशा की कौन सी है। इसे हमने पढ़ा था जीके में, त्रिवेणी संगम। और हम यहाँ वेणी से अर्थ लेते हैं नदी से। अरे तीन नदियों की धारा वेणी के समान आकर मिल गई, चोटी के समान आकर मिल गई, पता नहीं चलता कौन सी नदी की धारा कौन सी है। ठीक है। संस्कृत में एक नाटक चलता है वेणी संहार, जिसमें द्रौपदी की वेणी का संहार किया गया था, खींचा गया था। तो वेणी बोलते हैं चोटी को, नदी को नहीं। वेणी बोलते हैं चोटी को। चलेंगे। तिकोना। तीन कोनों का समूह। तीन कोनों का समाहार। तीन कोनों का समूह। तीन कोनों का समाहार। त्रिकाल। तीन कालों का समूह। तीन कालों का समाहार। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। याद है या नहीं? भूतकाल के भेद कितने? वर्तमान काल के भेद कितने? कौन देखे सब खोल के पिछले? हाँ, पीछे वालों को याद है तीन, और भविष्य काल के तीन। आगे पढ़ेंगे। त्रिलोक। तीन लोकों का समूह। तीन लोकों का समाहार। त्रिभुवन। भुवन बोलते हैं। भवन। तीन भुवनों का समूह, समाहार। त्रिगुण। तीन गुणों का समूह। तीन गुणों का समाहार। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। याद है धुंधला सा? चौराहा। चार राहों का समूह। चार राहों का समाहार। चार राहों का समूह। चार राहों का समाहार। चतुर्वेदी। चार वेदों का ज्ञाता।
आज 10वीं पास कर लेना, बीए कर लेना आम बात है, कोई भी कर लिया करता है। ठीक उसी प्रकार वैदिक काल में एक वेद का अध्ययन भी आम बात होती थी, कोई भी कर लिया करता था। लेकिन जो व्यक्ति दो वेदों का अध्ययन कर लिया करता था वह द्विवेदी, तीन वेदों का अध्ययन करने वाला त्रिवेदी, चार वेदों का अध्ययन करने वाला चतुर्वेदी कहलाता था। आज एक गोत्र विशेष बनकर रह गया कि हमारे पूर्वजों में से कभी किसी ने चार वेदों का अध्ययन किया, वह चतुर्वेदी। और उसके बाद उसकी जितनी संतति आई सब चतुर्वेदी हो गई। चाहे चार वेदों के नाम नहीं पता, लेकिन है चतुर्वेदी। चौपाल, चार पालों का समूह, चार पालों का समार। पाल किसे कहते हैं? पाल बोलते हैं, पाल बोलते हैं, पाल बोलते हैं बैठक को। बैठक को जब कोई समस्या ऐसी है जो अपने ही गांव की नहीं है, अड़ोस पड़ोस के गांव की भी है, ठीक है, तो चारों दिशाओं के पंच आकर मिलकर जब एक जगह बैठ जाते हैं तो वह चौपाल बन जाती है। और ये अधिकांशतः बरगद के पेड़ के नीचे हुआ करती थी, ठीक है। और जिस गांव में बरगद का पेड़ होता था वह खुशहाली का प्रतीक होता था, क्योंकि पानी पर्याप्त मात्रा में तो ये पैदा हो रहा है। आज भी गांवों में कीचड़ अधिक पाया जाता है, गोबर अधिक पाया जाता है, तो वे गांव खुशहाली के प्रतीक होते हैं, ठीक है। मतलब कीचड़ है तो पानी पर्याप्त है, तभी तो कीचड़ है। जहाँ पानी नहीं है वहाँ कीचड़ कहाँ से आएगा? वो बूंद बूंद को संभाल के रखते, है ही नहीं पानी, ठीक है। और गोबर मतलब पशुधन पर्याप्त मात्रा में है, तो ये खुशहाली के प्रतीक हुआ करते हैं। चवन्नी, चार आनों का समूह, चार आनों का समाहार। आना कितने होते हैं? आना कितने होते हैं? आना कितने होते हैं? आना कितने होते हैं? 16। 16 आना खरा सोना है, 16 आना सत्य आपकी बात। एक आने में पैसे कितने होते हैं? 8 आने में पैसे कितने होते हैं? 50। 4 आने में 25, 2 आने में 12.5, एक आने में 6.25। आपसे अच्छी मैथ तो मेरी है, हिसाब तो लगा लेता हूँ कम से कम। और मैंने बताया 92 के बाद उठाकर नहीं देखी। 92 में 10th किया था, आधे से ज्यादा अस्तित्व में ही नहीं थे, है ना। तो चार आनों का समूह, चौमासा। चार आनों का समूह, 4 महीनों का समूह, 4 महीनों का समाहार, चौमासा। कौन से 4 महीने? बरसात के 4 महीने। बरसात के 4 महीनों को ही चौमासा क्यों कहते हैं? गर्मी के भी 4 महीने, सर्दी के भी 4 महीने, बरसात के भी 4 महीने, फिर बरसात के ही 4 महीनों को चौमासा क्यों कहा गया? चारों महीनों में लगातार बारिश आती है, रुकती नहीं, ऐसे। अब देखो, बरसात के महीने तो बरसात आएगी, गर्मी के महीने तो गर्मी पड़ेगी, सर्दी के महीने तो सर्दी पड़ेगी, फिर बरसात के ही 4 महीने चौमासा क्यों? फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर इंटरव्यू में यह प्रश्न पूछा गया था कि बरसात के 4 महीनों को ही चौमासा क्यों कहा जाता है। हिंदू संस्कृति के अनुसार जितने भी त्योहार होते हैं अधिकांशतः इन्हीं 4 महीनों में आते हैं। प्राचीन काल में इन्हीं 4 महीनों में पुरुष
अपने घर रहता था, बाकी के 8 महीने कमाने के लिए बाहर जाता था, और जैसे ही सावन का पहला बादल देखता अपने घर आ जाता था, और दिवाली पूजन के बाद वापस चला जाता था। मेघदूतम में कालिदास ने खुलकर इसका वर्णन किया है। कालिदास के द्वारा लिखा गया एक खंड काव्य है मेघदूतम। ठीक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी एमए प्रीवियस में चलता है, और संस्कृत स्कूल लेक्चरर से ही इंटरव्यू में प्रश्न पूछा गया था। ये नहीं सब पानी चुचाता रहता है, कीचड़ हो जाती है, देव सो जाते हैं। देव सोते हैं क्या? देव सोते हैं क्या? हाँ? मतलब इन 4 महीने हम पूजा पाठ कुछ नहीं करेंगे, उनके समझ में ही नहीं यार, वो तो सोए पड़े हैं ऐसे। तो फिर कैसे सोते हैं वो आँख खोल कर? हाँ, मांगलिक कार्य नहीं होते ऐसे क्या? ऐसा होता है क्या? खूब होता है कुआ पूजन हमारे। नहीं होते क्या? बताओ। दशहरा पे नहीं होता? होता है या नहीं? दशहरा पे सगाई नहीं होती? होती है या नहीं? सबके होती है। ध्यान देना, घर जाके एक बार पूछना, आज ही पूछना। ठीक है। अब मैरिज तो कोर्ट में ही होती है। कुर्ता पजामा कौन पहनता है? हैं? ठीक है। चतुष्पदी। 4 पदों का समूह, 4 पदों का समाहार। पद यानी चरण। चौकोर। चार कोनों का समूह, 4 कोनों का समाहार। पंचवटी। 5 वटों का समूह, 5 वटों का समाहार। 5 वटों का समूह, 5 वटों का वट बोलते हैं बरगद को, वट बोलते हैं बरगद को। ठीक है, कई बहुब्री भी मानते हैं स्थान विशेष को लेकर। ठीक है, और होता है दिगु में। पंजाब। 5 नदियों का समूह, 5 नदियों का समाहार। आव किसे कहते हैं? आव किसे कहते हैं? आव। आप बोलते हैं उपजाऊ भूमि को, आप बोलते हैं उपजाऊ भूमि को, और ये नदी के किनारे पाई जाती है। ये नदी के किनारे, जहां जहां नदी होती है वहां मतलब पानी होता है। ठीक है, इसलिए इसका विग्रह लिखा जाता है 5 नदियों का समूह। अब कई गाइड भी इसे बहुबरी मानती हैं। अब पंजाब एक ही है क्या? कोई पंजाब, तो पाकिस्तान में भी पंजाब रखा है एक, रखा है ना। चले आगे। मतलब आज ज्यादा लिख लिया ऐसे हैं? कहाँ लिखा है? इतना सही तो लिखा है। आधे से तो आए ही विलंब से थे हैं? चलो बाकी का फिर अगले क्लास में कर लेंगे।